हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 12 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दों को डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा है ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन कॉरस्पॉन्डिंग। किस तरह से हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग बड़े बड़े हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें किस तरह की इंडिपेंडेंस, वहाँ पर किस तरह की आज़ादी उनके पास होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ऑटोनॉमी कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा एक और आर्टिकल है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के संबंधित। ठीक है ना, आप सभी जानते हो कि इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है। इसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है वो भी तीसरा हम समझेंगे। इसके साथ ही साथ जजेस, जो हमारे जज होते हैं, या फिर हाँ बात कर लीजिए हमारे जो कोर्ट्स, इनकी जो इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो 3 मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल सेक्टर। एंड आप इसको जनरल स्टडीज पेपर 3 के इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर को। पहली बात तो देखो, आप जानते हो कि जो अलग अलग हमारे लोग हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया हमारे, जैसे आप यहाँ पिक्चर्स में भी देख सकते हो, हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, ठीक है ना, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, हाउस होल्ड वर्कर्स हो गए, ये सारे अलग अलग मान सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे आ जाते हैं। इनमें भी देखो हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती, जैसे इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स हो गया, कई बार जो लीव के कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स हो गया, मतलब पेड लीव इनको शायद नहीं मिलती, राइट। कई बार कुछ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ बेनिफिट्स इनको लेने में काफी दिक्कत आती है, तो इस तरह के बेनिफिट्स इनको नहीं मिलते और इस वजह से इनकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। तो यही यहाँ पे ना इस आर्टिकल में यही इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करी गई है कि अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि जितने भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, उनमें 90% से भी ज्यादा कहाँ काम करते हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर। तो देख रहे हो, फॉर्मल सेक्टर 10% से भी कम है, ज्यादातर लोग हमारे इनफॉर्मल के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो देखो, काम तो कर रहे हैं पर इनका आउटपुट बहुत कम है। मतलब जीडीपी में ना सिर्फ 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो, लोग काम कर रहे हैं, 90% लोग इसमें काम कर रहे हैं, पर आउटपुट है सिर्फ और सिर्फ 50%। तो डोमिनेंस तो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ, पर आउटपुट के अंदर कम कंट्रीब्यूशन है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे देखो जीएसटी आया, तो जीएसटी से क्या हुआ, जो कहीं ना कहीं छोटे कारोबार थे जो पहले फॉर्मल सेक्टर में नहीं आते थे, अब वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव होने लगे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है ना, जो डिजिटली हमने पेमेंट्स की सुविधा को और इम्प्रूव किया है, उससे बेसिस पे क्या हुआ है, हमने कोशिश करी है कि जो इस तरह की फैक्ट्रीज थी जो छोटी छोटी बिल्कुल ना, या फिर छोटे छोटे जो छोटे दुकानदार, उनको हम कहीं ना कहीं इसके अंदर लेकर आए। ठीक है, उसी तरह से हमारे गवर्नमेंट ने कुछ पोर्टल्स भी निकाले हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है ई श्रम पोर्टल। ठीक है, अब इस पोर्टल के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, उनकी एक तरह से कह लीजिए उनकी रजिस्ट्रेशन करी जाती है, उनका एनरोलमेंट किया जाता है। देखो, पॉइंट समझने की बात कोशिश करो। हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई स्कीम बनानी है, पर स्कीम तो गवर्नमेंट तभी बना पाएगी ना जब गवर्नमेंट को अच्छे से पता होगा कि कितने लोग इस पर्टिकुलर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, किस तरह का काम है, क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं। ये डेटा तो चाहिए होगा ना गवर्नमेंट को, तभी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्कीम बना पाएगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ई श्रम पोर्टल लेकर आए हैं, ताकि हम इसके बेसिस के ऊपर देख पाए, डेटा वगैरह हमें मिल पाए, ताकि उसके बेसिस पे हम जो अलग अलग डिसीजन हैं उनको लेकर आ पाए। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख भी सकते हो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच का फर्क। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉय यानी कि जो बंदा काम कर रहा है और जिसके वहां पे काम कर रहा है, जिसके जिसकी पर्टिकुलर शॉप पे या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, वहां पर किस तरह की कंडीशंस होती हैं वो डिटरमिन करता है कोई फॉर्मल सेक्टर है या इनफॉर्मल। जैसे फॉर्मल सेक्टर के अंदर ना एक तरह का आपका प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहां पे बताया गया होगा कि आपको इतने साल में इतनी छुट्टियां मिलेंगी, इतनी आपकी तनख्वाह है, इतनी इतनी आपको ये फैसिलिटीज मिल रही हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ये सारी चीजें हमें नहीं देखने को मिलती, काफी इश्यूज यहाँ पे लोगों को फेस करने पड़ जाते हैं, राइट। देखो, अगर हम थोड़ा देखें, ठीक है, क्या ई श्रम पोर्टल के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने डेटा हमने कलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे हमें देखने को मिला है कि जो हमारे पास इन एक्चुअल में ना इस पोर्टल के कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ने बोला कि आप इस पे रजिस्टर करो, तो 27 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ना इस पे रजिस्टर कर लिया। अब रजिस्टर करने के बाद देख पता लगा गवर्नमेंट को, डेटा जो मिला, जो मैं आपको बता रहा था कि डेटा तो चाहिए, तो डेटा जो मिला उसमें देखा गया कि 94%, मतलब 27 करोड़ का 94%, मतलब 25 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की इनकम कितनी है, 10,000 रुपए से भी कम। तो बहुत ही एक खराब सिचुएशन है। आप सोच सकते हो आज के टाइम पे कोई बंदा 10,000 रुपए से कम कमा रहा है, तो आप तो काफी मुश्किल आती है, ठीक है, घर चलाने के अंदर। तो 94% लोग का की जो इनकम है वो 10,000 से भी कम है, तो काफी सिचुएशन इंप्रूव करने की जरूरत है। और इनमें भी अगर आप थोड़ा ना
सोशल एंगल को डालने की कोशिश करो तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, आप बात कर लीजिए शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, इनकी सिचुएशन और भी खराब है क्योंकि 75% नियरली, ठीक है, 3/4 जो है पोर्शन इस एनरोल वर्कफोर्स का वो यहाँ पर बिलोंग करता है। तो क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लोगों की जो सैलरी होती है, जो वो कमाते हैं, वो बहुत कम होता है। बाकी एज वाइज भी देख लीजिए, जैसे 18 से 40 साल के बीच में 61% है। देखो, आप देख रहे हो हमारा यूथ है ये 18 से 40 साल। अगर ये यूथ देखो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहा है, ये क्लियरली शो कर रहा है कि हमारी पूरी इकोनॉमी ओवरऑल इनफॉर्मल हो रही है। उसी तरह से अगर आप जेंडर बेसिस पे देखो तो हमें 50% से भी ज्यादा महिलाएं देखने को मिलती है, बाकी मेल्स। देखो मेल ऑब्वियसली काम करते हैं, मतलब ना हमारे यहाँ पे मेल की पॉपुलेशन एज इन वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मेल का तो रजिस्ट्रेशन आना ही आना था। पर फीमेल का ज्यादा होना ये क्लियरली ये शो करता है कि जो महिलाओं को नौकरियां मिलती हैं वो किस सेक्टर में मिलती हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज्यादा मिलती हैं, फॉर्मल के अंदर तो बहुत ही कम है। बाकी ऑक्यूपेशन वाइज देख लीजिए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना, आधे से ज्यादा एनरोलमेंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एग्रीकल्चर। उसके अलावा आपके डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, हाउस होल्ड वर्क्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये सारे हमें यहाँ पे डेटा मिला है ई श्रम पोर्टल के थ्रू। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इश्यूज देखने की कोशिश करी, क्या चैलेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है जेंडर डिस्पैरिटी। देखो अभी मैंने आपको बताया भी, यहाँ पे देखो 52% कौन थी, महिलाएं थी। क्लियरली दिखा रहा है कि महिलाएं ज्यादा कहां पर है, इनफॉर्मल सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है तो बहुत सारे उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो गवर्नमेंट ने तो वैसे मटर्निटी बेनिफिट एक्ट कि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, पर क्या उसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर होता है। काफी बार हमें नहीं देखने को मिलता कि अगर कोई महिला को छुट्टी लेनी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है मान लीजिए, तो 6 महीने के लिए अगर वो, तो क्या इनफॉर्मल सेक्टर उसको पेड लीव देता है। गवर्नमेंट ने प्रोविजन करी हुई है बट एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन हमें नहीं देखने को मिलता। कम सैलरी मिलती है, उनकी कंडीशन इस वजह से महिलाओं की खराब होती देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखो कि टोटल कितने महिलाएं या तो जॉब कर रही हैं या जॉब ढूंढ रही हैं। पहली बात तो वही नंबर हमारा कम है, ठीक है ना। फिर जितनी महिलाएं जॉब करना चाहती हैं, जॉब कर भी रही हैं, फिर वो कहाँ पे जॉब उनको मिलती है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो ये डबल तरह से ना महिलाओं को एक तरह से इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसी तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे, ठीक है ना। गवर्नमेंट ना देखो बहुत सारे एक्ट लेके आए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट कि कम से कम इतनी तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, इस तरह की टेंशन तो होनी चाहिए। आपकी सेफ्टी, जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के रिगार्डिंग कि वहां पे ना कुछ ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से वहां के जो काम वर्कर हैं उनको उनकी डेथ हो जाए या उनकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोविजंस बनाई हुई हैं, पर क्या ये प्रोविजंस आपको लगता है इनफॉर्मल सेक्टर उनको मान रहा है, नहीं मान रहा, ठीक है ना। ये दिक्कतें आ रही हैं। हमने कोड ऑन वेजेस लेके आए हुए हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका स्कोप भी अभी लिमिटेड ही है। तो यहाँ पर काम करने की जरूरत है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है। इसका तीसरा इम्पैक्ट जो है या तीसरा चैलेंज है वो गवर्नमेंट के ऊपर खुद आता है। देखो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे मान लो एक बंदा है एम्प्लॉयर है, ठीक है, एक बंदे की खुद की दुकान है, कोई बड़ी दुकान है, पर ये खुद अपने आप को इसके क्या किया हुआ है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर रखा हुआ है। तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर होने की वजह से डायरेक्टली रेगुलेशन नहीं है इस बंदे का। अब हो सकता है इसकी कमाई अच्छी खासी हो, अब अच्छी खासी कमाई हो, पर क्योंकि इसके अंदर रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, तो गवर्नमेंट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसकी टोटल इनकम कितनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितना टैक्स इस बंदे से वसूल करना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज भी गवर्नमेंट को यहाँ पे फेस करने को मिल जाते हैं। बाकी देखो स्टेटिस्टिक्स तो मैंने बता ही दिया कि डेटा ही नहीं है हमारा प्रॉपरली इनफॉर्मल सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। किस तरह का डेटा, कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, देखो थोड़ा बहुत डेटा है बट बहुत डिटेल में नहीं है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब आप खुद सोचो, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की दिक्कत और एक एग्रीकल्चर वर्कर की दिक्कत या फिर एक हाउस होल्ड वर्कर की दिक्कत, इनकी सभी की दिक्कतें अलग होंगी। हमारे पास अगर प्रॉपर चीजें पता होंगी इनके रिगार्डिंग कहाँ कहाँ कितने कितने लोग हैं, तभी तो हम डेटा बना पाएंगे और डेटा के बेसिस पे हम अपनी पॉलिसीज अपनी स्कीम्स लेकर आ पाएंगे। तो ये भी एक मेजर इशू बनता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी वर्किंग आवर्स फिक्स ना होना, ठीक है ना। जनरली देखो फॉर्मल सेक्टर के अंदर एक टाइम होता है कि 9 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है। यहाँ पर उसका सामने वाले की मर्जी है, कई बार बहुत घंटे ही काम कराते रहते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर कई बार देखा गया कि सुबह से लेकर रात तक काम ही काम चल रहा है, तो ये इशू हो गया। बाकी देखो पॉवर्टी, ठीक है ना, पॉवर्टी आप सभी जानते हो, तेंदुलकर कमेटी भी 21-22% के आसपास हमें हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन को बताती है, राइट। तो इसी जो पॉवर्टी है, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर उसके पीछे एक इम्पैक्ट आ गया। बाकी देखो डिजास्टर हो गया, जैसे कई बार देखो फ्लड्स आ गया, ठीक है ना, या फिर अर्थक्वेक आ गया। आप खुद सोचो
जब हमें कहीं ना कहीं बाढ़ देखने को मिलती है, कभी अर्थक्वेक देखने को मिलता है, या फिर और कोई डिजास्टर देखने को मिलता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप खुद बताओ किसके ऊपर आता है? क्या गरीबों के ऊपर आता है या अमीरों के ऊपर आता है? देखो, अमीर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनके ऊपर नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से, कुछ ना कुछ उनके पास प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं। पर जब हम बात करते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, अभी देखा ना, उनकी इनकम 10,000 रुपए से भी कम है, 94% की। तो खुद सोचो वो कहाँ रह रहे होंगे? वो ऐसी सिचुएशन में रह रहे होंगे जैसे कि छोटे घर में रह रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है लो लाइंग एरियाज में रह रहे हो। तो वहां पर जब फ्लड्स वगैरह आएंगे तो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट उन्हें देखने को मिलेगा। तो यही सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं विद रिगार्ड्स टू इनफॉर्मल सेक्टर। अगर ये सारे इश्यूज हैं तो कुछ ना कुछ करने की भी जरूरत है। पहली बात तो यही है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जैसे ई श्रम पोर्टल की बात करी, इसी तरह के जो हम कहीं ना कहीं इनको लेकर आ रहे हैं ना, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा हम इसको सिंपल करें। बाकी जो बिजनेस की बात है, अगर मैं बिजनेस साइड से बात करूं, तो बिजनेस साइड को भी ना, जो इनफॉर्मल बिजनेस में काम कर रहे हैं, एज इन जो इनफॉर्मल बिजनेस को रन कर रहे हैं, जो इसके ओनर है बेसिकली, उनको भी हमें लेकर आना होगा फॉर्मल सेक्टर के अंदर। यहाँ पर एसएचजीज का भी रोल हो सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी। उसी तरह से एक प्रॉपर डेटा हो, ठीक है, डेटा की बात तो हम बार बार करते जा रहे हैं। बाकी देखो, इनके पास ना राइट्स मिलने चाहिए इनको, वेंडिंग राइट्स। वेंडिंग राइट्स का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल जो विक्रेता होते हैं, जो एक तरह से इस तरह से ठेला लगाते हैं ना, तो ठेले लगाने के पास भी उनके पास प्रॉपर राइट्स हमें बताने चाहिए कि हाँ, आप इस जगह पर 7 से लेकर 9 बजे तक अपना ठेला लगा सकते हो इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। तो इनको भी राइट्स मिलेंगे, ठीक है ना। इनको भी पता रहेगा कि हम किस टाइम तक लेकर आ सकते हैं, वहां पे अपना ठेला वगैरह लगा सकते हैं, वहां अपनी सब्जियों को, अपने फलों को बेच सकते हैं। ये सारी चीजें इनको पता होंगी, राइट। हो सकता है, देखो, जो एक्सप्लॉइटेशन इनकी होती है ना, कि कई बार पुलिस वाले इनसे पैसा मांगते रहते हैं कि नहीं, आप गलत लगा रहे हो, हमें पैसा दे दो तब कर लेंगे। वो सारी चीजों को रोका जा सकता है। तो एक तो इनकी एक्सप्लॉइटेशन भी रुकी। दूसरा होता क्या है ना, जब इनको एक राइट मिला कि आप यहाँ पर लगा सकते हो, तो ये बहुत ही मिनिमम सी फीस, थोड़े से पैसे इनको गवर्नमेंट को भी देने पड़ते हैं कि हाँ, हम इस जगह को यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखो, जब ये इनके पास ऐसी परमिशन होगी तो इनका एक्सप्लॉइटेशन बचेगा, गवर्नमेंट के पास थोड़ा पैसा भी आएगा। फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसी पैसे को इन्हीं की भलाई के लिए यूज कर सकती है, कि इनके लिए प्रॉपर पानी की सुविधा, इनके लिए प्रॉपर टॉयलेट्स बना दिए, इस तरह की चीजें कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें दोनों को बेनिफिट कर रही हैं, गवर्नमेंट को भी और इन लोगों को भी। साथ ही साथ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल सा है, कोई दिक्कत आती है अगर इन इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को, तो प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर आपकी कोई शिकायतें हैं तो इस शिकायतों का समाधान कैसे होगा, इनका रेजोल्यूशन कैसे होगा, वो चीजें होनी चाहिए। देखो, हमारी जो ना लेबर मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, उसके अंदर भी लेबर ब्यूरो वगैरह, जैसे उन्होंने भी ना लेबर इंस्पेक्टर्स वगैरह हमारे यहाँ बना रखे हैं कि क्या वो चेक करें कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। बट कहीं ना कहीं उसका इंप्लीमेंटेशन हमारे यहाँ वीक है, तो इस वजह से हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग वर्क नहीं कर पा रहे, तो उसको भी थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। उसी तरह से जेंडर पे पैरिटी, देखो ये बात भी सिंपल सी चीज है। अगर एक लड़का कमा रहा है और एक लड़की कमा रही है, तो इनकी, और सेम काम कर रहे हैं, तो इनकी इनकम भी तो सेम होनी चाहिए, सेम पैसे मिलने चाहिए ना। पर इंडिया में ऐसा देखा नहीं गया। और ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा, इस तरह की चीजें तो बहुत सारे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ वगैरह ने भी बोल रखी है, ठीक है। इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39D है, वो क्लियरली बताता है क्या, डीपीएसपी है ना, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्लियरली बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर सेम काम है तो उसके लिए सेम पैसा मिलना चाहिए। तो ये चीज अगर हमें इंश्योर करनी है, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर लीगल मेजर्स होने चाहिए, कुछ प्रॉपर लॉज लेकर आए, ताकि इस चीज को हम इंश्योर कर पाए और ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो इश्यूज है, हम उनको कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाए। तो ये हो गया हमारा पहला मुद्दा। चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, जो क्या है, जो है ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग। देखो, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसलिए आप इसको जनरल स्टडीज पेपर 2 के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, आप एक बार कभी खुद सोचो, हमारे यहाँ ना देखो कितने अच्छे आईआईटीज हो गए, आईआईएम्स हो गए, ठीक है ना, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बहुत ही अच्छी काम कर रही हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम बात करते हैं वर्ल्ड की बड़ी बड़ी रैंकिंग्स की, उनमें आपने कभी इनको देखा है, या किसी भी पर्टिकुलर हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको देखा है? बहुत ही हार्डली हमारी कुछ इंस्टीट्यूशन आते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और राइटर ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे की एक मेजर रीजन क्या है? इनकी ऑटोनॉमी, इनकी मतलब किसी भी यूनिवर्सिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग हर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस किस सेंस में? देखो, पहला तो हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने हिसाब से एकेडमिकली चल पाए, कि किस तरह की चीजें पढ़ानी है, क्या हमें कोर्स के अंदर क्या चेंजेस चाहिए, फीस को कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना करिकुलम, अपनी पेडागोजी, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्या वो थ्योरेटिकल होना चाहिए, ये सारी चीजें इनके पास होनी चाहिए। एक तरह की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अच्छा खासा पैसा ठीक ठाक हो इनके पास, तो कहीं ना कहीं देखो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट के ऊपर इनका नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट पैसा देगा। तो वो सारी चीजें, इनकी देखो रिसर्च कैसी करनी है,
अगर हो सकता है कि कुछ ऐसी रिसर्च हो जो गवर्नमेंट को पसंद ना आए, पर इनके लिए इंपॉर्टेंट है इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इस तरह की चीजें, अगर ऑटोनॉमी होती है ना, थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है, तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अच्छा काम करती है। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं देखा गया। अगर आप देखो कहीं ना कहीं बाकी और इंस्टीट्यूशंस की देखोगे ना, आप यूरोप के कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात कर लो, वहां पर हमें ये बात देखने को मिलती है कि वहां पर यूनिवर्सिटीज के पास अच्छी खासी ऑटोनॉमी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये ना क्यूएस देख लो, ठीक है ना, क्यूएस रैंकिंग्स जो आती हैं, या फिर आप देख लो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, या फिर और भी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी रैंकिंग उठा के देख लो, हार्डली एक आधी आपको इंस्टीट्यूशन मिलेगा टॉप के 3-4 इंस्टीट्यूशन के, 300-400 वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। इसका रीजन देखो यही है, पहला तो कि फंडिंग की कमी आ जाती है इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, तो ये एक इशू आ गया। बाकी दूसरे इश्यूज जो थे वो अकेडमिकली कॉरस्पॉन्डिंग ही है, जो ऑटोनॉमी से संबंधित है, कि किस तरह से फैकल्टी का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्टूडेंट कितनी एडमिशन होनी चाहिए, डिग्रीज वगैरह, ये सारी चीजें। अब देखो यूजीसी ना इन सारी चीजों को मैनेज करती है, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी की गाइडलाइंस के बेसिस के ऊपर, तो इनको ना ये बताती है, ये दोनों इंस्टीट्यूशन एक तरह से जो बाकी और हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है उनको बताते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कि आपको ये चीजें करनी है। अब देखो ये बात ठीक है, ऊपर से गाइडलाइंस होंगी तो थोड़ा आइडिया रहेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हर चीज में इनका इंटरफेरेंस हो। देखो दो वर्ड होते हैं, आप एक तो होता है कि लोगों को आप गाइडलाइंस दो, उनको आइडिया दो कि हाँ हमें ना इस डायरेक्शन में मूव करना है, हमारा आइडिया कुछ इस तरह से हो, एक तो ये हो गया। एक होता है इंटरफेयर करना, ये अपना कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हर चीज में अगर कोई इंटरफेयर करता रहेगा कि नहीं ये चीज इसी तरह से होगी, ये चीज इसी तरह से होगी, तो ये लोग जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, जो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये अपनी इनोवेशन कैसे दिखा पाएंगे अगर हर चीज ही देखो ऊपर से ही डिसीजन बन के आ रहा है कि ये चीज आपको ऐसे ही करनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। और इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को हर चीज ओबीडियंस की तरह लेनी पड़ती है कि हाँ हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हमें अगर बोला गया है कि आपको इसी चीज पे रिसर्च करनी है, या फिर यही चीज इस तरह से ही पढ़ानी है, इतना ही सिलेबस पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना, तो यहाँ पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं रहती। और यही एक मेजर इशू आता है कि जब हम बात करते हैं यूरोप या बाकी और बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया लेवल पे, वहां पर वो बहुत बेहतर कर रही है इंडिया से, और इंडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये हम पहली बार कहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो अलग अलग पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया हुआ है। किस चीज को नोटिस किया हुआ है? कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास प्रॉपर इंडिपेंडेंस नहीं है। चाहे आप देख लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लो जो एनईपी 2020 आया, कस्तूरी रंगन जी ने भी बहुत बार बोला हुआ है कि हमें इंडिपेंडेंस होनी चाहिए हायर एजुकेशन के अंदर। तो जब भी ये बातें बोली गई हैं, तो दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि ये सारी चीजें हम बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की, टीचर की कितने नंबर्स होने चाहिए, या ना टीचर का कितना, टीचर टू स्टूडेंट रेशो कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे करी जाती है। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हम इनको फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके पहले की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने भी ये बातें करी गई हैं, ठीक है, बट उसको हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। तो जरूरत क्या है? जरूरत है इसी चीज की तरफ हमें मूव करने की, ताकि जो यूनिवर्सिटीज हमारी कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस को खो रही हैं, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में हम इसको कवर कर पाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छा तरीका हो सकता है अपनी ऑटोनॉमी की तरफ मूव करने के लिए, और यही सारी चीजें हमारी वर्क कर सकती हैं कि जो यूनिवर्सिटीज अपनी ऑटोनॉमी को खो रही हैं उसको हम कहीं ना कहीं बचा पाए। रूल्स होने चाहिए, देखो ध्यान से समझना, रूल्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि रूल्स ना हो, रूल्स होने चाहिए, पर वो रूल्स इस तरह से होने चाहिए कि आपको वो गाइड करें कि आपका फाइनल गोल क्या होना चाहिए, उस डायरेक्शन में आपको गाइड करें। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो माइक्रो मैनेजमेंट बन जाए, कि हर चीज ऊपर से ही बताई जा रही है, आपकी अपनी इनोवेशन, आपकी अपनी क्रिएटिविटी कुछ रही ही नहीं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो वो इंटरफेरेंस का काम बन जाती है, और इंटरफेरेंस काफी गलत हो जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो दोनों के बीच में ना एक तरह की बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि रूल्स रेगुलेशंस हो, बट वो माइक्रो मैनेज, वो इंटरफेरेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ना बने, ताकि वो ऑटोनॉमी के बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटीज हमारी अच्छा कर पाए। फिर जो वर्ल्ड रैंकिंग देखी, चाहे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग हो गया, ठीक है ना, या फिर टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग होगी, उसमें इंडिया और आगे बढ़ पाए और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और अपनी ऑटोनॉमी को बढ़ा पाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ कोट ऑफ द फ्यूचर के कॉरस्पॉन्डिंग, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर राइटर पहले बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, उसका हर जगह वो प्रेजेंट है, एज इन कि देखो कहीं भी किसी भी चीज की जजमेंट हो तो फाइनल डिसीजन किसके पास आता है? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। चाहे आप ट्रिब्यूनल का देख लो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट्स, किसी का भी डिसीजन होता है, इंडियन किसके ऊपर पावर किसके पास आती है? पावर ऑब्वियसली हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ही आती है।
तो जब इस तरह की हमारे पास पावर्स हैं तो डेफिनेटली इनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, ठीक है ना। तो देखो अगर बात करें, देखो आर्टिकल का नाम ही क्या है, कोर्ट ऑफ द फ्यूचर, तो कहने की बात कर रहे हैं कि क्या फ्यूचर के अंदर भी हम इस चीज को कर पाएंगे, इस इंडिपेंडेंस को अपनी एग्जर्ट कर पाएंगे जजेस। तो यहाँ पर ना राइटर ने बात करी गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। देखो यूएसए के आप जानते हो कि वहां की जुडिशरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो वहां से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे राइटर कोट कर रहे हैं कि वहां पर की जो जजेस हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए ना, जैसे वहां पर किसी जजेस ने कुछ, कोई जज के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ इशू आता है, ठीक है ना। कोई जज को लगता है कि उसने कुछ मतलब जैसे ना इस जज ने मान लीजिए कुछ गलत कर दिया, तो एक बॉडी ऑफ जजेस बनती है, ठीक है, काफी सारे जज होंगे इसमें। वो चेक करेंगे कि इस जज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या इशू था, ठीक है ना, क्या इस पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग ने क्या इसने कुछ पर्टिकुलर एक्ट को वायलेट किया, ठीक है ना। इस तरह की चीजें यहाँ पे चेक करी जाती हैं बाय अ सर्टेन बॉडी, ठीक है ना। तो एक तरह का जुडिशियल काउंसिल कह लो इसको, एक बॉडी ऑफ जजेस। तो इस तरह से ना ये जजेस की जो बॉडी है ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि ये जजेस की इंडिपेंडेंस को चेक करती रहे। ऑन द अदर हैंड ये जज भी ऊपर से बोल सकता है इनको कॉरेस्पॉन्डिंग की नहीं आप गलत बता रहे हो, मेरी खुद की भी इंडिपेंडेंस है। तो इस तरह की इंश्योरिंग करी गई है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जजेस की जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन करी जा पाए, राइट। तो यही चीज होती है। पर राइटर इसके साथ ये बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंस है, बट साथ ही साथ एक तरह की अकाउंटेबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है कि जजेस के पास ऑब्वियसली बहुत सारी पावर्स हैं। पर कहीं ना कहीं अगर हम यूएस से सीखते हुए कि वहां पर कितना स्ट्रांगली उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करा है, ऐसा देखो उन्होंने इंश्योर किया है कि जो फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव हो गया, हमारा जो लेजिस्लेचर हो गया, ये इंटरफेयर ना करे जुडिशरी के अंदर, ये इंश्योर करने की बात है, ठीक है ना। तो फ्यूचर के अंदर भी हम अमेरिकन मॉडल से सीख सकते हैं ताकि हम ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर पाए। हमारे पास देखो बहुत सारे केसेस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन का केस। यहाँ पर देखो जो हमारे जस्टिस थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अलग अलग हाई कोर्ट को ना एक तरह का ब्लूप्रिंट दे दिया। किस तरह का ब्लूप्रिंट, कि आप किस तरह से काम करोगे, ठीक है ना, किस तरह से आप एक तरह से ऑटोनॉमिकली काम करोगे। एट द सेम टाइम जो आप एक चीज जानते हो कि जो हायर कोर्ट्स होते हैं, दे आर द सॉरी हाई कोर्ट्स होते हैं, वो भी एक तरह के हायर कोर्ट्स ही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में भी तो उनकी इंडिपेंडेंस होती है। तो हमें देखो दो चीजें इंश्योर करनी है। पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ना जब कोई गाइडलाइंस दे हाई कोर्ट्स को, तो हाई कोर्ट से इंश्योर करें कि वो अगर इंडिपेंडेंस के उनके उनको छीन नहीं रहे तो उसके डायरेक्शन में मूव करें। साथ ही साथ दूसरी बात ये भी बात करें कि हाई कोर्ट्स अपने आप में भी तो हायर कोर्ट्स ऑफ जुडिशरी हैं, राइट। तो इसके वजह से ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं अनसरेबल ना रहे, समझ रहे हो, कि दोनों को मेंटेन करने की जरूरत है, दोनों के बीच में एक तरह का बैलेंस होगा, उसी के बेसिस पे अच्छे से ये काम हो पाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का इंश्योर करने की जरूरत है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इनकी फंक्शनिंग की हाई कोर्ट्स की, ठीक है ना। हाई कोर्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारी जुडिशियल गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनका रोल बन जाता है। यहाँ पर देखो गवर्नेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ना एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बात करी गई है कि जब हम बात करते हैं जस्टिस की, तो इनको इंश्योर करने की जरूरत है जो जजेस की, कि वो अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को पब्लिकली करें, ठीक है ना, कितना उनका पैसा, कितनी कमाई थी, कहाँ कहाँ से आया, वो चीजें पब्लिक करें। इसके बेसिस पे होगा क्या, एक तरह की जो इंडिपेंडेंस थी वो साथ ही साथ हमारी किसके साथ मेंटेन रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। जजेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम हमेशा बात करते हैं कि इनके पास हमने पावर तो दे दी पर कोई इस तरह से कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, बट नहीं, इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें भी ना एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस की तरह एक्ट कर सकती हैं। इंडिया भी देखो एक डेमोक्रेसी है, यूएस भी एक डेमोक्रेसी है, तो हम एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं ताकि हम उसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। हमारे जजेस की जो फ्यूचर के अंदर इंडिपेंडेंस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन ना उठे, उसके लिए इस तरह के स्टेप्स लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जजेस क्या है, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए एक तरह का आईना बन के आते हैं। चाहे देखो अगर जजेस ना देखो मिनिस्टर्स हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंटेरियंस को, किसी को भी कुछ गाइडलाइंस देते रहते हैं, ठीक है ना, कि हमें ये चीज करनी चाहिए, इस तरह के एक्ट, वो एक तरह का आइडिया देते हैं कि हमारी सोसाइटी इस तरह से होनी चाहिए। तो क्यों ना जो जजेस हैं वही एक तरह से एग्जाम्पल सेट करें, ठीक है ना। हम देखो जजेस ने कितनी बार बोला है कि हमें अपने देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी को लेके आना है, ठीक है ना, हर चीज ओपननेस के थ्रू होनी चाहिए। पर अगर जजेस खुद ही इस चीज को डिस्प्ले नहीं करेंगे तो आपको रियली लगता है कि क्या वो बाकी लोग उसको मानेंगे, उनकी बातों को शायद नहीं मानेंगे। एंड उसी बेसिस पे क्या होगा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्वेश्चन में आ सकती है, बिल्कुल। तो जजेस क्या कर सकते हैं, एक तरह का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इवन देखो जो एनी बेसेंट है ना, आप जानते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम सब भी पढ़ते हैं,
उन्होंने भगवत गीता की एक लाइन का ट्रांसलेशन किया है, जिसका मीनिंग क्या है कि जितना मैन एक एक पर्सन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जितना ग्रेट होता है, तो उतने ही अच्छे काम कहीं ना कहीं वो दूसरों को सिखा सकता है। और जो वो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी की या फिर एक एग्जाम्पल सेट करने की, तो उसी हिसाब से बाकी लोग भी उसको उसी तरह से फॉलो करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट करने हैं वो किसको सेट करने हैं, वो जजेस को सेट करने हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी का हो गया, जो और भी जो मुद्दे हैं, ताकि जो इनकी इंडिपेंडेंस है वो फ्यूचर के अंदर बनी रहे। एक तरह का जो जो जुडिशियल गवर्नेंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं वो अच्छे से मेंटेन रहे, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इन्विसाज था कि एक तरह का प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस रहे और इंडिपेंडेंस को भी मेंटेन रखा जाए, उसको हम अच्छे से प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे फ्यूचर के अंदर, ऐसा कहना है राइटर का। ठीक है, तो ये थे आज के तीनों मुद्दे। आई होप आपको तीनों के तीनों मुद्दे अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।